हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी साइंस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, चाहे तो आप हमारे साइंस का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो आज का शुरुआत करते हैं दोस्तों स्पीडी साइंस का सेकंड पार्ट। उससे पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों स्पीडी साइंस का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, तो सेकेंड पार्ट को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर प्रश्न आ जाता है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आ जाता है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असंक्रावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा संकरा यानी ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजीन बनने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोवजनन। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोवजनन कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में। किस में पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कटक, ओडिशा में। कहाँ अवस्थित है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कटक में। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मेल्विन कैल्विन को दिया गया। किन्हें दिया गया? मेल्विन कैल्विन को दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट के कारण रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, लसीकाणु, लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाएं के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन काल की अवधि 120 दिन होती है। कितना दिन होती है दोस्तों?
तो 120 दिन होता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस ध्वनि के द्वारा। किसके द्वारा? तो फुसफुस ध्वनि के द्वारा सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक ले जाया जाता है फुसफुस ध्वनि के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस पर कार्य करता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित किसमें पाया जाता है? तो आइरिस में पाया जाता है, आइरिस परितालिका। ध्यान रखेंगे इसे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आँख में धूल चली जाती है जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मप्ला। तो इसे ध्यान रखेंगे, नेत्र श्लेष्मप्ला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? तो डिम्ब वाहिनी नली फ्लोपिकन ट्यूब में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस में किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेशिया का। किसका होता है? रिफ्लेशिया का। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेशिया का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल और कटहल। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु का पता वलयों को गिनकर पता चलता है। किसी वृक्ष की आयु का पता किससे या कैसे पता चलता है? तो वलयों को गिनकर पता चलता है। कैसे पता चलता है? तो वलयों को गिनकर पता चलता है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल संवर्धन का क्या कार्य है? तो जल संवर्धन क्या है? तो जल संवर्धन बिना मिट्टी के पादप को उगाना जल संवर्धन कहलाता है। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप को उगाना। ये क्या कहलाता है? तो जल संवर्धन कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो किस आनुवंशिकी को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का
पिता कहा जाता है तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो फादर्स के गुणसूत्र से। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46 होती है। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में सेवन करते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की संभावना रहती है। किसकी संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की संभावना रहती है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों के द्वारा प्राप्त होता है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में नहीं होते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में नहीं होते हैं। किस मछली में सल्क नहीं पाया जाता है? तो कैटफिश में नहीं पाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो इसका रीज़न है वातावस्य के कारण। स्विम ब्लैडर के कारण वह ज़्यादातर मछलियाँ पानी में नहीं, जल में नहीं डूबती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले से ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिकी सिद्धांत पर प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। किसके पौधे पर? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किस में मिलता है? तो लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। इसे ध्यान रखेंगे। लिटमस किससे मिलता है दोस्तों? तो लाइकेन से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है?
तो मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोतों से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लिटमस से, सूखे लेटेक्स से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग प्राप्त होता है वेलूत या ओक से। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी जो है किस नस्ल से प्राप्त होता है? चंगथंगी। किससे प्राप्त होता है? चंगथंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में बांझपन बेंग रोग नामक बीमारी से बांझपन उत्पन्न होता है मवेशियों में। तो मवेशियों में बांझपन किस कारण से उत्पन्न होता है? बेंग रोग के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः सूक्ष्म रोग से मरते हैं, सिरोसिस बीमारी के कारण मरते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है राइबोजिम किसका कार्य करती है? तो राइबोजिम किसका कार्य करती है दोस्तों? तो राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भोपाल में 1984 ईस्वी में गैस लीक जो हुआ था, वो कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भैंस के मुख्य नस्लों में कौन कौन से है? तो भैंस का प्रमुख नस्ल कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला है मुर्रा, दूसरा सूत्री, तीसरा भदवाड़ी, चौथा जाफराबादी, पांचवा मेहसाना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। भैंस के मुख्य नस्लों में कौन कौन सा है? मुर्रा, सूत्री, भादवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो बीकानेर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी वृक्ष के छालों से प्राप्त होती है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छालों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मसालों की रानी कौन कहलाती है? तो मसालों की रानी इलायची कहलाती है।
फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, सिस्टेमा न्यूट्रिन किसकी पुस्तक है? तो सिस्टीमा न्यूट्री किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है दोस्तों? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है दोस्तों? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, विषाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया में क्या प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और ऐसे ही दोस्तों पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा आपको छोटा छोटा वीडियोस बना करके आपको डेली रिवीजन करना है। इस तरह से एक ही बार पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपको छोटा छोटा वीडियो करके पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊँगा। आप डेली आधे घंटे देखेंगे जिससे कि आपको डेली याद हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक को यहीं रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।